अगर आप शुरू से ही लो हीमोग्लोबिन के साथ प्रेगनेंसी में एंटर हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी प्रेगनेंसी में मुश्किलात आने के चांसेस ज़्यादा हैं और आप लो फील। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज हम इस वीडियो में जनरल बात करेंगे कि आपने अपनी प्रेगनेंसी में अपनी केयर कैसे करनी है। ठीक है, पहले तो हमेशा हम बात करते रहे कि अच्छा इस ट्राइमेस्टर में आप ये अपना ख्याल रखें, इसमें ये ख्याल रखें, लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे जो जनरल टिप्स क्या हैं कि आपने किस तरह से अपनी प्रेगनेंसी को लेके जाना है और कब आपको लगेगा कि अब इस प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो गई। ठीक है, सो पहले जो जनरल केयर की हम बात करते हैं तो आपके जो भी आप जिस भी गायनोकोलॉजिस्ट से रब्ते में होते हैं तो प्रेगनेंसी के शुरू में वो आपके कुछ टेस्ट करवाएं। उसमें सारे टेस्ट ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपकी यूरिन में इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए, आपकी शुगर लेवल नॉर्मल होने चाहिए, आपके जो है वो जो हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग टेस्ट कराते हैं वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, वो डिफरेंट रीजंस की वजह से करवाए जाते हैं। अगर वो पॉजिटिव हो तो लिवर के टेस्ट भी करवाए जाते हैं। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है वो आपका ब्लड ग्रुप का पता होना होता है और दूसरा आपके हीमोग्लोबिन लेवल का हमें पता होना चाहिए कि आपका HB लेवल कितना है। ठीक है, ये तो बेसिक टेस्ट है और ये बिल्कुल आपके होने चाहिए शुरू में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और आपको ये नॉर्मल भी होना चाहिए। अगर आप शुरू से ही लो हीमोग्लोबिन के साथ प्रेगनेंसी में एंटर हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी प्रेगनेंसी में मुश्किलात आने के चांसेस ज़्यादा हैं और आप लो फील करें। सो अगर शुरू में ही आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम आ गया है तो प्लीज़ आप बेटा मेक श्योर करें कि आपके डॉक्टर जो है इसके हिसाब से आपको पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डाइट पर तवज्जो देने का कहता है और सेकेंड ट्राइमेस्टर में इसमें यूजुअली डिपेंडिंग कितनी कमी है इंजेक्शंस आयरन के या आयरन की टैबलेट्स वगैरह आपको प्रिस्क्राइब। तो अपना HB लेवल जो है हीमोग्लोबिन लेवल बहुत अच्छा रखिए। उस ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके बच्चे के दोनों के लिए ये बहुत जरूरी। फिर हम आ जाते हैं अगली बात। अब ये देखिए जो वीडियो है ये नॉर्मल लोगों के लिए है, ये मैं कभी उन पेशेंट्स के लिए नहीं बना रही जिनमें कोई बीमारी चल रही होती है। ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मल लोगों के ये वीडियोज है जो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी दिखा रहे हैं। तो आपने ये देख लिया कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल ठीक है और आपके बाकी टेस्ट भी ठीक है। उसके बाद आपने अपनी एक डाइट जो है डाइट प्लान हमें यूजुअली मैं नहीं देती हूँ, उसकी रीज़न देखो, मैं अगर आपको एक डाइट स्पेसिफिक डाइट रिकमेंड करती हूँ तो शायद या तो अफोर्ड करना समटाइम्स डिफिकल्ट हो जाता है या समटाइम्स आपको मेरी बताई हुई चीज़ पसंद नहीं होती है। तो आपने ये याद रखना है कि आपने एक बैलेंस डाइट प्रेगनेंसी में लेनी है। 1800 से 2000 कैलोरीज अमूमन रिकमेंड की जाती है आपकी वेट के हिसाब से। अगर वेट बहुत ज़्यादा है तो हम कहते हैं 1800 से थोड़ा निचली साइड पे रहे, लेकिन बहुत कम कैलोरी काउंट पे आपने नहीं जाना होता। और अगर आपका वेट बहुत कम है तो उसको 2000 कैलोरीज तक भी एडवाइस कर दिया जाता है, लेकिन मोस्टली इट्स 1800। ठीक है, तो इसमें रहते हुए आपने कोशिश करनी है कि दूध के भी 1 से 2 कप मस्ट आप लीजिए, दही का इस्तेमाल कीजिए, नट्स वगैरह ले सकते हैं आप अपनी रूटीन में जो भी आपका घर में खाना बनता है वो तो आप इस्तेमाल कीजिए। अंडे का इस्तेमाल कीजिए, चिकन का, फिश का, मीट इंटेक जो कीमा वगैरह है वो इस्तेमाल कीजिए। आपने फल और वेजिटेबल्स का भी एक हिस्सा पोर्शन आपका होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मीठे की तरफ जो है ना मैं कभी भी इनकरेज नहीं करती, चूँकि एक फालतू का वेट गेन होना शुरू हो जाता है। सिमिलरली जूसेस को भी मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करती हूँ। मैं कोई जूस फैन नहीं हूँ कि मैं कहूँगी जैसे प्रेगनेंसी स्टार्ट होगी जूसेस पीना शुरू कर दे। मैं उसकी जगह फलों को रिकमेंड करती हूँ। ठीक है, और फल भी जो है वो आपने बहुत अच्छी तरह से वॉश किए हों, वरना एक बीमारी हो जाती है जिससे हमल ज़ाया होने का खतरा होता है। ठीक हो गया। सो वो फलों अगर सही तरह से आपकी हाइजीन नहीं है, फल अच्छी तरह से धुले हुए नहीं है तो होने का खतरा ज़्यादा है। तो इसलिए आपने बाहर से जैसे फ्रूट चाट उस टाइप की चीज़ें वो अवॉइड करनी है। अगर आपने ये चीज़ इस्तेमाल करनी है तो घर बना के इसको इस्तेमाल करना। ठीक, इसके अलावा जूसेस भी अगर आप जूस लेना चाहते हैं तो वो भी आप घर में प्रेफरेबली इस्तेमाल कीजिए। जूसेस में आपकी शुगर कंटेंट काफ़ी हाई हो जाता है और आपका फाइबर निकल जाता है। सो मैं इसलिए फ्रूट्स को रिकमेंड करती हूँ। आपसे आपका पेट भी भरता है, उससे आपका जो है वो शुगर भी बैलेंस रहती है क्योंकि उसमें साथ फाइबर शामिल होता है और वो आपकी कहने की इंटेस्टाइन के लिए अच्छा होता है। सो सिमिलरली इस तरह आपने अपना फूड प्लान कर लेना है। फिर तीसरी चीज़ आती है आपकी फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी मैं कभी प्रेगनेंसी में मना नहीं करती अनलेस कि आपके ऑलरेडी मिसकैरेजेस चल रहे हों, आपका अमल का प्रॉब्लम आ रहा हो,
नीचे की साइड पर आता हो, आपको प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग, स्पॉटिंग ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही हो, या आपको मुसलसल लोअर हिस्से में दर्द की शिकायत हो, ऐसी सूरत हाल में आप सिर्फ जो है वो फिजिकल एक्टिविटी को और हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप को रोका जाता है। तो अदरवाइज हम फिजिकल एक्टिविटी को जो है वो मना नहीं करते। अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी चल रही है तो आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी शुरू से रखिए। हाँ, अलबत्ता जब आपका होता है 7th 8th मंथ तो हम कहते हैं अच्छा फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा लीजिए, एक्सरसाइज वगैरह आप करना चाहते हैं आप कीजिए, लेकिन वही वाली एक्सरसाइज जो आप रूटीन में कर रहे थे, योगा या स्विमिंग, आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे थे तो फिर मैं नई एक्सरसाइज को रिकमेंड नहीं करते टिल योर 9 मंथ्स। 9 मंथ स्टार्ट होता है 34 वीक्स के बाद, और 34 हफ्ते के बाद फिर हम आ जाते हैं कि अब आपने जो वॉक करनी है वो ब्रिस्क होनी चाहिए, तेज तेज चलना है, ज़्यादा चलना है। उस वक्त अगर आप कोई एक्सरसाइज वगैरह करना चाहते हैं, नई भी ऐड करना चाहते हैं तो उस वक्त आप कर लीजिए। रीज़न ये होता है कि 34 हफ्ते के बाद बच्चे के लिए प्रेगनेंसी जो है वो सेफ हो जाती है। अगर उस टाइम पे किसी वजह से डिलीवरी हो भी जाएगी तो वो बेबी के लिए बिल्कुल सेफ होती है। ठीक हो गया। सो इसलिए हमने कोशिश की है कि जो शुरू वाला टाइम था फिजिकल एक्टिविटी को नहीं रोका, लेकिन हमने उसमें जो कह लें कि जो स्ट्रॉन्ग वाली एक्सरसाइजेज है या ब्रिस्क वॉक है या जो स्क्वाट्स वगैरह लोग करते हैं, बाकी वॉक्स वगैरह करते हैं, वो आप उसके 34 वीक्स के बाद स्टार्ट करेंगे। कुछ लोगों को पेन की शिकायत रहती है, पेन शुरू में लोगों को नॉन स्पेसिफिक होती है, यानी उसके पीछे कोई डरने या घबराने वाली बात नहीं होती। अक्सर जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उसमें पेशेंट पेन की शिकायत करता है। ऐसी सूरत हाल में आपने यूरिन की इन्फेक्शन को रूल आउट करना होता है। यूरिन की इन्फेक्शन अगर नहीं है तो हम एक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं देखने के लिए कि यूट्रस के मुंह की लेंथ तो नहीं शॉर्ट होगी। अगर वो 3.5 है या उससे ऊपर है तो हम काफ़ी ज़्यादा उसमें रिलैक्स हो जाते हैं। अगर 3 से 3.5 होते हैं तो हम उसको मॉनिटर कर लेते हैं, और 3 से नीचे होती है तो हम उस पर स्टिच या पैक्सी करते हैं। ठीक हो गया। सो ये आपने मॉनिटर करना है। अगर आपकी पहले डिलीवरी हो चुकी है और वो पूरे टाइम पर हुई है तो हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि आपकी अर्ली डिलीवरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम। ठीक हो गया। तो फिर आप और रिलैक्स हो जाते हैं। सो एक नॉन स्पेसिफिक पेन के लिए जो पेशेंट को वैसे डिस्कम्फर्ट फील हो रही होती है उसके लिए कोई मेडिसिन रिकमेंड नहीं की जाती। ऑफ एंड ऑन वो पैराडोल ले सकते हैं। जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस करती है वैसे वैसे आपकी पेन में भी इजाफा हो सकता है, कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। अपने पोस्चर को ठीक रखिए, ये है कि आराम का अपने मुकम्मल अपना ख्याल रखिए कि यानी अब ठीक है आप चले फिर अपने काम करें, लेकिन आराम का टाइम भी अपने आप को दे। अगर आपको सांस लेने का इशू हो रहा है तो अपने उसमें रेल तकिए वगैरह का इस्तेमाल कीजिए। अपना हीमोग्लोबिन लेवल हर ट्राइमेस्टर में ज़रूर चेक करवाइए। अगर आपको सांस की कोई शिकायत वैसे है जैसे कि दमा वगैरह तो उसका इलाज करवाइए। ये वो टाइम होता है कि बच्चे की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही होती है, उसका साइज़ भी बढ़ रहा होता है और केयर भी बढ़ती जाती है। अपना ये कि थर्ड ट्राइमेस्टर में एक अल्ट्रासाउंड करवा के ज़रूर देखें कि बच्चे की ग्रोथ और ये सारी चीज़ें, पानी वगैरह बिल्कुल ठीक है। अपना ब्लड प्रेशर तो जरूर चेक करवाइए और अपने शुगर का जरूर टेस्ट करवाइए। ये जनरल एक हिदायत थी जो पेशेंट्स के लिए थी। और अगर उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती और आपके सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, आपका हीमोग्लोबिन भी ठीक है, आप एक्टिव हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि प्रेगनेंसी को 40 वीक्स तक एटलीस्ट ले जाते हैं। और 40 वीक्स के बियॉन्ड अगर हमें जाना तो अगेन टेस्ट करवाए जाते हैं। उसको फिर थोड़ा रिस्क होता है कि बच्चा बिल्कुल नहीं पास कर देता है। और लेकिन कुछ लोग होते हैं जो 40 वीक्स पे इंडक्शन को रिफ्यूज़ कर देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो 41 वीक्स तक भी वेट करना चाह रहे होते हैं। ठीक है। जनरली मैं जो रिकमेंड करती हूँ मैं 40 वीक्स पर अपने पेशेंट को इंडक्शन रिकमेंड कर देती हूँ, क्योंकि शायद मैं अपने बॉडी से ज़्यादा खौफजदा होती हूँ। ठीक है। सो एक और भी चीज़ और जो इसमें बात है कि आपका डॉक्टर आपको यूजुअली 37 to 38 वीक्स पर इवैल्यूएट करता है, और वो इवैल्यूएट करके आपके बेबी का साइज़, आपके जो हड्डी का साइज़ और आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस वो भी हाईलाइट करता है। लेकिन फिर भी मेरी रिकमेंडेशन होती है कि 40 वीक्स तक आप ज़रूर वेट कीजिए नेचुरल पेन्स का। अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल चल रही है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 40 वीक्स से पहले इंडक्शन में मत चाहिए। 40 वीक्स के ऊपर अगर आपकी जो है इवन अगर आपके चांसेस कम भी हैं डिलीवरी के, उस वक्त भी आप इंडक्शन जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं। समटाइम्स जब डॉक्टर कहते हैं 50% चांस है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप 50% चांस नॉर्मल डिलीवरी का जरूर लीजिए। बहुत सारा ख्याल रखें और